Class 10, Chapter 1, Chemical Reactions and Equations. Module 3, Features of Chemical Reactions 2. Hello friends, previous module में हमने chemical reactions के features discuss किए थे, उसी को continue करते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे केमिकल रिएक्शंस के कुछ और फीचर्स को। सो नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, एक टेस्ट ट्यूब, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और उसमें हम कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे। अब एक टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब क्या करना है? नाउ ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द जिंक ग्रैन्यूल्स। अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में डालेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत धीरे धीरे जिंक ग्रैन्यूल्स में ऐड करना है। नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस वेरी केयरफुली व्हाइल डूइंग दिस। ऐसा करते समय हमें चेंजेस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि एसिड डालते ही फ्लास्क में जो जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं उनके अराउंड बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बबल्स क्या हैं पता है आपको? ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। इस केमिकल रिएक्शन में जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। क्या होता है? इन दिस केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate solution and hydrogen gas। और ये हाइड्रोजन गैस ही जिंक ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। रिएक्शन क्या होगी इसकी? Zn zinc, zinc granules, H2SO4 dilute sulfuric acid forms ZnSO4 zinc sulfate plus H2 हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब फ्रेंड्स, इस कोनिकल फ्लास्क को टच करते हैं। क्या करेंगे? टच द कोनिकल फ्लास्क। इज द कोनिकल फ्लास्क हॉट? क्या कोनिकल फ्लास्क गरम है? बिल्कुल, कोनिकल फ्लास्क जो है वो टच करने पर गरम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड to form hydrogen gas and zinc sulfate solution, and the temperature also increases due to this chemical reaction। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस रिएक्शन में गैस रिलीज हुई है और टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल स्टेट में भी चेंज हुआ है। वो कैसे? फ्रेंड्स, जिंक ग्रैन्यूल्स कैसे हैं? सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसमें एक गैसियस सब्सटेंस भी बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल फीचर्स क्या क्या हैं? चेंज इन टेम्परेचर, evolution of gas
and change in physical state are some observable features of chemical reaction of zinc and dilute sulfuric acid. Observable features हैं टेम्परेचर में चेंज यानी टेम्परेचर बढ़ा है, गैस इवॉल्व हुई है यानी एक गैस रिलीज हुई है और फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है. फ्रेंड्स, प्रीवियस मॉड्यूल में जो हमने एक्टिविटी की थी और इस मॉड्यूल में हमने जो एक्टिविटी की है, इसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं, पर उसमें से सिर्फ एक बचा हुआ है. वो क्या है? चेंज इन ऑर्डर. तो चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फ्रेंड्स, जब आयरन सल्फाइड पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो रॉटन एग की स्मेल आती है. और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड बनने की वजह से. आयरन सल्फाइड जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है. और यहाँ पर हमको इस रॉटन एग की स्मेल से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक नया सब्सटेंस बना है. तो फ्रेंड्स, अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही. इसे हम केमिकल रिएक्शंस के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके पता कर सकते हैं. तो चलिए अब हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लें. फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले एक एक्टिविटी की और उससे हमने जाना कि जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. The temperature also increases due to this chemical reaction. Change in temperature, evolution of gas and change in physical state are some observable features of chemical reaction of zinc and dilute sulfuric acid. उसके बाद हमने देखा कि आयरन सल्फाइड reacts with dilute sulfuric acid to form hydrogen sulfide that has odor of rotten egg. तो फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, वो क्या हो गए? चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, evolution of gas, change in temperature, change in odor and formation of precipitate. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मॉड्यूल 4 केमिकल इक्वेशंस. हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम केमिकल रिएक्शंस और उनके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. इस मॉड्यूल में हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे और समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं. फ्रेंड्स, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो हम उस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सेंटेंस के फॉर्म में. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए हम उसे सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे अगर हमें जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस करनी है तो हम लिखेंगे जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है. एक रिएक्शन को बताने के लिए इतना लंबा सेंटेंस बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है. और अगर हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने होंगे. तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है. इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए
उन सब्सटेंसेस को जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्सटेंसेस को सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ आया आपको क्या होती है केमिकल इक्वेशन? The chemical equation is a brief representation of a chemical reaction by using symbols and formula of the substances involved. तो क्या है केमिकल इक्वेशन? एक बार फिर से देखें। केमिकल इक्वेशन is a brief representation of a chemical reaction by using the symbols and formula of the substances involved. फ्रेंड्स, जब केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाती है। When the chemical equation is written in word form, it is called word equation. For example, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन लिखने का सिंपलेस्ट वे है, सबसे सरल तरीका है। यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा है और इसीलिए ये वर्ड इक्वेशन है। अभी आपने वर्ड इक्वेशन देखी, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला है रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होता है उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। या फिर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स। और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना? इन न्यू सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इन न्यू सब्सटेंसेस को कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स? द न्यू सब्सटेंसेस that are formed during a chemical reaction are called products। यानी जो नए substances किसी chemical reaction के दौरान बनते हैं उन्हें products कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली केमिकल रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इन्हीं में केमिकल चेंज होता है। और दैट इज व्हाई इस रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं। और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बनता क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो दो नए सब्सटेंस बने हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? ये हैं प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको याद होगा हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक एक्टिविटी की थी। रिकॉल करिए और बताइए कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक वाइट पाउडर, वाइट ऐश बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हुए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फ्रेंड्स, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन को लिखते कैसे हैं और समझते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के नाम लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के नाम को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने पर उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते जाते हैं। इसके बाद एक एरो बनाते हैं। हेड की तरफ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं।
यानी प्रोडक्ट के नाम हमेशा एरो के राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं और प्रोडक्ट के एक से ज्यादा होने पर उनके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो समझ आया आपको कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। So friends, remember that reactants are written on the left hand side and products on the right hand side. और word equation या कोई भी chemical equation लिखते समय reactants और products के बीच में एक arrow लगाया जाता है जो reactants का products में change होना represent करता है। क्या समझा हमने? कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है और ये एरो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होना रिप्रेजेंट करता है। एन एरो रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। और फ्रेंड्स, एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ और टेल रिएक्टेंट की तरफ होती है और इस तरह से एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। अब फ्रेंड्स, हमें शो करना है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्टेंट्स हैं, तो उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और एक एरो लगाएंगे और एरो का हेड होगा प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट की तरफ, यानी राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे लेड आयोडाइड और रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड एरो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये समझ आया आपको? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यानी हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कंबाइन करके रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। आप इसका वर्ड इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं और कंबाइन करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? अमोनिया। तो कैसे लिखेंगे इस वर्ड इक्वेशन को? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, एरो बनाएंगे, हेड को राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, लिखेंगे अमोनिया। तो समझ आ गया आपको कि कैसे हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं? वेरी गुड। तो चलिए, अब हमने इस मॉड्यूल में जो भी कुछ पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by using the symbols and formula of the substances involved. When the chemical equation is written in word form, it is called word equation. और इसके बाद हमने समझा कि reactants और products क्या होते हैं. The substances that take part in a chemical reaction are called reactants, and the substances that are formed during a chemical reaction are called products. An arrow represents change of reactants into products in a chemical equation. The arrow shows the direction of the reaction. तो friends, I hope इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।